वेलकम स्टूडेंट अगेन। और हम लोग अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मेटलर्जी, जो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस आ ही जाते हैं और इसको पहले हम आपको थोड़ा सा ब्रीफली रिवाइज करा देंगे और फिर क्वेश्चंस के थ्रू इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखो बच्चों कि हम लोग मेटलर्जी को किस तरह से डिस्कस करते हैं। देखिए पहले मैं आपका रिवीजन कराता हूँ थोड़ा सा, मेटलर्जी में क्या कैसे क्या होता है। तो मेटलर्जी में स्टूडेंट्स पहले हम लोग लेते हैं पाउडर्ड और पुल्वराइज्ड ओर। पाउडर्ड और पुल्वराइज्ड ओर हम लोग लेते हैं पहले इसमें, और फिर इस ओर का हम लोग फर्स्ट स्टेप करते हैं, फर्स्ट स्टेप, और फर्स्ट स्टेप को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर या ओर ड्रेसिंग। फर्स्ट स्टेप को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर और ओर ड्रेसिंग। तो यहां से अपने को कंसंट्रेटेड ओर मिल जाती है, अभी आगे लिखते हैं। सेकेंड स्टेप हम लोग करते हैं, दैट इज रिडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर करते हैं, तो यहां से मेटल मिल जाता है। ठीक है, देखें ऐसे इसको लिख सकते हैं हम लोग। इसका रिडक्शन करेंगे तो बच्चों अपने को यहां क्या मिलेगा, विल गेट क्रूड मेटल मिलेगा और इम्प्योर मेटल। और अगर कंसंट्रेशन करते हैं तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कंसंट्रेटेड ओर मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या है अपना, देखें फिर है अपना थर्ड स्टेप, दैट इज कॉल्ड एज प्यूरिफिकेशन ऑब्लिक रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। प्यूरिफिकेशन और ब्लीक रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल, और यहां से फाइनली जो है अपने को मिल जाएगा, वी आर गोइंग टू गेट, बोलो प्यूरिफाइड और रिफाइंड मेटल। हमें क्या मिल जाएगा, प्यूरिफाइड और रिफाइंड मेटल। तीन स्टेप हैं। अगर 99.9 है तो रिफाइंड मेटल है, 99.9 नहीं है, उससे कुछ कम है तो प्यूरिफाइड है। ठीक है, तो मेटलर्जी हमारी बेसिकली तीन पार्ट में है, यानी ओर से मेटल तक पहुंचने के लिए तीन स्टेप है। फर्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर और ओर ड्रेसिंग, सेकंड इज रिडक्शन, थर्ड इज प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल, और लास्ट में हमें मिल गया प्यूरिफाइड और रिफाइंड मेटल। अब इन्हीं प्रोसेस को हम लोग क्या कर देते हैं, आगे और क्लासिफाई कर देते हैं, जैसे कि आपको दिखाते हैं कंसंट्रेशन वाले मेथड्स में। तो कंसंट्रेशन मेथड्स में स्टूडेंट्स देखिए, यहां पे हम लोग दो तरीके के कंसंट्रेशन मेथड हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज फिजिकल मेथड ऑफ कंसंट्रेशन, और दूसरा कहलाते हैं केमिकल मेथड ऑफ कंसंट्रेशन। फिजिकल मेथड में अपने पास बच्चों कौन कौन से हैं, ग्रेविटी सेपरेशन, या इसी को बोलते हैं लेविगेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, जिसमें तब यूज करते हैं जब इम्प्योरिटी या ओर में से कोई एक मैग्नेटिक हो, तब इसको अप्लाई करते हैं। और तीसरा हमारा है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये तीनों कहलाते हैं फिजिकल मेथड। केमिकल मेथड में अपने पास फिर तीन हैं, दैट आर कॉल्ड एज रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, एंड थर्ड इज लीचिंग।
रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड लीचिंग। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर और ओर ड्रेसिंग, फिजिकल एंड केमिकल मेथड, इस तरह से डिवीजन हो गया। रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड व्हाट बोलो, लीचिंग। तो हमें ये मिल गया। सेकंड स्टेप अपने पास क्या है, रिडक्शन। तो रिडक्शन करने के लिए जो है हम लोग रिडक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं और उसी हिसाब से इसका हमें क्लासिफिकेशन है। तो देखें इस स्टेप को कैसे करते हैं। लाइक कार्बन रिडक्शन मेथड, कार्बन रिडक्शन मेथड, कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन मेथड, एल्यूमिनियम रिडक्शन मेथड, इलेक्ट्रिकल रिडक्शन मेथड, सेल्फ रिडक्शन मेथड। तो ये सब दुनिया भर के रिडक्शन मेथड है। हाइड्रोजन रिडक्शन मेथड, इस तरीके से हैं। जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे उसी बिहाफ पे रिडक्शन मेथड नाम दियाएंगे। अब रिडक्शन के टाइम पर कौन सी कंडीशन थी उसके हिसाब से तीन और डिवीजन है। लाइक पायरो मेटालर्जिकल प्रोसेस, फिर इलेक्ट्रो मेटालर्जिकल प्रोसेस और तीसरा है हाइड्रो मेटालर्जिकल प्रोसेस। तीन प्रोसेस हैं, पायरोमेटलर्जिकल, इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल एंड हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस। तो अगर हीट कंडीशन है तो पायरो, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हुई रिडक्शन में तो इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल, और अगर एक्वस सोल्यूशन से रिडक्शन हुआ है तो प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे सिल्वर और गोल्ड का एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मैक अर्थर फॉरेस्ट सनाइड प्रोसेस, जिंक डस्ट इज एडेड, और रूम टेम्परेचर पे प्रोसेस होता है, एक्वस सोल्यूशन से रिडक्शन होता है। दैट इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस। फिर इन्हीं में खासकर जो एक पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस है जो हीट वाली कंडीशन में है, इसी में हम एक कहानी और ऐड करते हैं, एक थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट और इसमें ऐड कर देते हैं बच्चों। वो थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट क्या है पायरोमेटलर्जिकल का, दैट इज इलिंघम डायग्राम। इलिंघम डायग्राम, इलिंघम डायग्राम इज यूज्ड फॉर एक्सप्लेनिंग पायरोमेटलर्जी, किस टेम्परेचर पे रिडक्शन होना है, कब कितना टेम्परेचर होना चाहिए फर्नेस में, इन सब चीज़ों के लिए। और फिर हमारे पास प्यूरिफिकेशन और क्या है बच्चों, रिफाइनिंग मेथड्स हैं, ये भी अपने पास देख लीजिए, जिससे अपने को प्यूरिफाइड और क्या मिलेगा, रिफाइंड मेटल मिलेगा बच्चों। तो देखें इसे, इसमें अपने पास कौन से मेथड्स आ जाएंगे, लाइक लिक्वेशन, पोलिंग, डिस्टिलेशन, एमलगमेशन, पार्स प्रोसेस, क्यूपलेशन, सॉफ्टनिंग, और इधर वैन आर्कल मेथड, या इसी को बोल देते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, एंड लास्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो ये है अपनी बेसिक मेटलर्जी। इन्हीं सारे स्टेप्स की डिटेल पढ़ लिया, किसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज हुआ, सपोर्टेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ इलिंघम डायग्राम इन केस ऑफ पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस। तो अपना ये मेटलर्जी का है, ये है अपना एक ब्रीफ है मेटलर्जी का, ये अपने को पढ़ना होता है। और इसी में एक साथ और हम लोग पढ़ते हैं ओर का भी क्लासिफिकेशन। ओर को भी हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ढंग से क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। लाइक हम लोग कैसे क्लासिफाई कर देते हैं ओर को, लाइक नेटिव ओर जिसमें मेटल अपनी एलिमेंटल स्टेट में रहे, नेटिव ओर। दूसरा कंबाइंड ओर होती हैं। अब कंबाइंड ओर में किस फॉर्म में प्रेजेंट है, लाइक ऑक्साइड ओर, सल्फाइड ओर, इसी तरह और भी सारी सल्फाइड ओर, कार्बोनेट ओर,
कार्बोनेट और एटसेट्रा, सल्फेट और नाइट्रेट और फॉस्फेट और सिलिकेट और, इस तरह से अपन ओर्स का भी क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो दिस इज मेटलर्जी। अब हम थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं इलिंघम डायग्राम का, जो अपने को बहुत ही यूजफुल हो जाते हैं। देखें इसे, तो इलिंघम डायग्राम में देखें बच्चों, इलिंघम डायग्राम, तो इलिंघम डायग्राम एक प्लॉट है डेल्टा जी फॉर्मेशन वर्सेस टी का। ये एक लाइन है जो रिप्रेजेंट करती जीरो वैल्यू, ऊपर पॉजिटिव वैल्यू, नीचे नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। और जनरली हम लोग इस रिएक्शन को यूज करते हैं, मेटल ऑक्साइड लाइक टू मेटल सॉलिड रिएक्ट विद x/2 O2 gas generating M2OX solid। इस तरीके से ये रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसी रिएक्शन में और हम लोग इस तरह की ये इक्वेशन यूज करेंगे, डेल्टा जी, इस तरह की इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। और ये गिवन रिएक्शन है जिसमें मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, इट इज रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। इसी रिएक्शन का डेल्टा जीएफ हमें टेम्परेचर के साथ करना है। और हमें मालूम है डेल्टा जी किसी भी रिएक्शन का, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और इसी को हम शॉर्ट में लिख लेते हैं डेल्टा एच प्लस माइनस डेल्टा एस इंटू टी, इस तरीके से। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसलिए आता है क्योंकि ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहती हैं, प्रैक्टिकली कांस्टेंट फॉर सच रिएक्शन। तो इसलिए इट इज जस्ट लाइक व्हाट, लाइन y इक्वल टू c प्लस mx वेयर स्लोप इज माइनस डेल्टा एस। और इस रिएक्शन में मालूम है कि सॉलिड गैस मिलके सॉलिड दे रहा, तो डेल्टा एस इस प्रोसेस का क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। डेल्टा एस इज नेगेटिव फॉर दिस प्रोसेस, तो नेगेटिव होगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ऐसे से ग्राफ जो है जनरली इसका जनरेट हो जाता है स्टूडेंट्स। ग्राफ इज समथिंग लाइक, ये ग्राफ का एक पार्ट है, ऐसे दिखाते हैं शॉर्ट में, जब मेटल सॉलिड जा रहा है M2OX सॉलिड में, M2X इज ऑलवेज सॉलिड लाइक दिस, और O2 अंडरस्टूड है इसमें। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे मेटल मेल्ट कर गया तो एंट्रोपी चेंज हो जाएगा। एंट्रोपी चेंज जैसे ही आएगा तो एंट्रोपी चेंज होते ही क्या हो जाएगा, इसका बोलो स्लोप चेंज हो जाएगा। क्योंकि हमें मालूम है जैसे मेटल मेल्ट करेगा सिस्टम कैसा हो जाएगा, अगेन एंट्रोपी चेंज, रिएक्शन की एंट्रोपी चेंज होगी तो स्लोप विल लाइक दिस। दिस इज द ग्राफ फॉर मेटल लिक्विड गोइंग टू M2OX सॉलिड। लेकिन जैसे जैसे और भी आगे बढ़ते जाएंगे, मेटल जाएगा जब गैस फेज में, जब मेटल अपना कहाँ जाएगा बोलो बच्चों, गैस फेज में जाएगा, तो ग्राफ का और एंट्रोपी चेंज, स्लोप और अच्छी, स्लोप ऐसे चेंज हो जाएगा इस तरीके से। ये मेटल गैस गोइंग टू M2OX, इस तरह का एक ग्राफ आता है। और कैजुअली इसको लिख देते हैं M गोज टू व्हाट, M2OX। अब मेटल डिपेंड करेगा सॉलिड लिक्विड इस तरीके से, और सॉलिड ही सॉलिड है तो फिर स्ट्रेट लाइन मेल्ट। ये टेम्परेचर आपका हो गया, दिस टेम्परेचर इज योर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल हो गया, एंड दिस टेम्परेचर इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल। ऐसे ऐसे ग्राफ आ गया। तो ये जनरल ऐसे ग्राफ आएगा। और इलिंघम डायग्राम का एक लॉ है दैट लोअर डिस्प्लेसेस अपर, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लॉ क्या है, अपर डिस्प्लेसेस लोअर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। यहाँ पे लोअर डिस्प्लेसेस अपर, यानी लोअर मेटल क्या करेगा, अपर मेटल को डिस्प्लेस कर देगा उसकी ऑक्साइड से। यानी इस रिएक्शन को रिवर्स कर लें तो आप दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो लोअर विल डिस्प्लेस अपर। दिस इज लॉ ऑफ व्हाट, इलिंघम डायग्राम और पायरोमेटलर्जी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, एक ग्राफ हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, डेल्टा जीएफ वर्सेस टी। इन तीन रिएक्शंस की बात कर लेते हैं क्या, C solid reacts with half O2 gives CO, and CO reacts with
प्लस हाफ O2 गिव्स CO2। ये सब गैसेस हैं, C सॉलिड है, ये गैस है और ये गैस है। तो देखिए बच्चों इसमें नाउ हाफ मोल गोज टू 1 मोल। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल गैस एंट्रोपी चेंज क्या आएगा इसका, बोलो पॉजिटिव आ गया, डेल्टा एस प्लस। इसका स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव। इस केस में देखेंगे कि 3/2 मोल गोज टू 1 मोल गैस। इसका मतलब मोल्स घट रहे हैं, मीन्स डेल्टा एस नेगेटिव। इसका स्लोप क्या हुआ इसका, पॉजिटिव, बिकॉज स्लोप इज माइनस डेल्टा एस। तो ये हो जाएगा बच्चों। तो इनका जो ग्राफ है वो इंपॉर्टेंट है। तो जैसे देखें, दिस इज जनरली ग्राफ फॉर, इसी को शॉर्ट में लिख देते हैं क्या, C goes to CO, and this is the graph, and this is the graph for CO goes to CO2। और ये लगभग इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं, लगभग 710 डिग्री सेल्सियस का इनका इंटरसेक्शन है। 710 डिग्री सेल्सियस का इनका इंटरसेक्शन है बच्चों। तो ऐसे में क्या हो जाएगा अपना बोलो कि below 710 CO is better reducing agent and above 710 C, that is coke, is better reducing agent। Now अब इन्हीं रिएक्शंस को हम कपल कर देते हैं। जैसे ऊपर की रिएक्शन को हमने रिवर्स कर दिया, लाइक M2OX, और इसको ऐड कर दिया, तो इस तरह की कुछ रिएक्शन जनरेट हो जाएंगी, मेटल प्लस CO। तो इस रिएक्शन को होने के लिए हमें मालूम है ये यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, तो लोअर डिस्प्लेसेस अपर फ्रॉम इट्स बोलो ऑक्साइड। तो लोअर, जब कार्बन लोअर होगा मेटल ऑक्साइड में लिंगहम डायग्राम से, तब ये रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो बच्चों इसी को हमें ध्यान रखना है कि अगर इस M2OX को कंबाइन किया जाए तो देखो बच्चों, अगर C goes to CO, मान लो ये ग्राफ यहां पे आके इंटरसेक्ट करता है, दिस इज ग्राफ फॉर C goes to CO। तो यहां देखो मेल्टिंग पॉइंट से पहले इंटरसेक्ट कर दिया, यानी ये वाली रिएक्शन कर रहे हैं, और ये वो टेम्परेचर है जब ये लोअर होगा, यानी इस टेम्परेचर के बाद ये रिडक्शन फिजिबल हो पाएगा जब ये मेटल सॉलिड मिलेगा। लेकिन अगर जो है यही CO क्या करे बोलो, अगर इस रीजन में इंटरसेक्ट करे इधर, दिस इज C goes to लेट्स से CO, तो अब मेटल हमारा क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के, दिस इज योर T रिडक्शन, यानी टेम्परेचर जिस पर रिडक्शन होगा वो इस वैल्यू से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो ये वैल्यूज हमें मिल गई पायरोमेटलर्जी में कि कम से कम कितना रखें कि जब रिडक्शन हो, तो इससे ज्यादा होगा तभी ये रिडक्शन पॉसिबल है। तो इस तरीके से बच्चों, तो यानी यहां मेटल लिक्विड फेज में है, तो सेकंड रिएक्शन में करोगे तो मेटल कहाँ जाएगा, M2OX सॉलिड प्लस कार्बन, मेटल कम्स इन लिक्विड स्टेट, क्योंकि टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बीच में है। और अगर ये लाइन जो है कट करके किसी मेटल के लिए कुछ इस तरह से आई, देखिए लाइक दिस, यहां कहीं कट किया, तो अब बॉइलिंग पॉइंट की बात ज्यादा है, तो यानी अब मेटल गैस फेज में आएगा, क्योंकि यहां से जो है देखो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो गया। तो ये आप बेसिकली आप ध्यान रखिएगा। तो ये पायरोमेटलर्जी है, दिस इज थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट ऑफ पायरोमेटलर्जी अंडर द नेम ऑफ इलिंघम डायग्राम। तो इतनी ये मेटलर्जी की थ्योरी है। अब हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों आ गया, कंसीडर कॉपर ब्लेंड Cu2O pyrolusite MnO2 cryolite Na3Al F6 Cinnabar PBS which are not correctly matched। तो हमें मालूम है कॉपर ब्लेंड Cu2S होता है, it is not Cu2 is cuprite, pyrolusite is MnO2 perfect, cryolite is Na3Al F6 right, Cinnabar is HGS। तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, फर्स्ट गलत हो गया एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ रॉन्ग ऑप्शन है, गलत है, सो इसलिए डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जैसा कि आपको पता है कि मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड क्रैश कोर्स फ्री में चला रहा है, हजारों बच्चे उस क्रैश कोर्स को देखकर लाभान्वित हो रहे हैं। तो बेटा मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा आपका इतना प्यार और स्नेह देने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इस क्रैश कोर्स के साथ हम 2 पार्ट टेस्ट और 3 फुल टेस्ट फ्री में प्रोवाइड कराएंगे।
अच्छा, ये सब सारे टेस्ट आप ऑनलाइन देंगे। अगर आप इन टेस्ट का रिजल्ट चाहते हैं, टेस्ट की परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें। Which of the following curves ensure that the metal obtained by carbon reduction is in the vapor phase? जैसा अभी हमने आपसे डिस्कस किया था, ये हमें मालूम है, ये टेम्परेचर, ये ग्राफ मेटल गोज टू मेटल ऑक्साइड का ही है, जिसको M गोज टू MO लिख दिया है। M मीन्स MO इज मेटल ऑक्साइड। तो हमें मालूम है ये मेल्टिंग, पहला चेंज इन स्लोप मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, और हमें मालूम है बॉइलिंग पॉइंट के बाद ही कट करना चाहिए। सो बी इज दी राइट आंसर, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट पूछो, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन एंड कॉपर इन कॉपर पैराइट। तो कॉपर पैराइट अपने पास क्या हो जाता है, CuFeS2 एंड इट इज बेसिकली Cu2S प्लस Fe2S3। इसी को लिख देते हैं क्या, Cu2Fe(S4). तो यहाँ पे देखना ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन किस स्टेट में आ गया अपने पास, बोलो +3 एंड कॉपर इज इन +1। सो ये इन ऑप्शंस में नहीं, आप चाहे तो एक अलग से ऑप्शन लिखिएगा, आयरन +3 एंड कॉपर इज +1। तो ये है स्टेट ऑफ कॉपर एंड आयरन एंड कॉपर इन कॉपर पैराइट। कॉपर पैराइट का एक नाम और क्या होता है, बोलो चाल्को पैराइट। इसके शोर को कभी कभी क्या बोल देते हैं, चाल्को स्टैंड फॉर कॉपर। चाल्को इज वन ऑफ द ओल्ड नेम ऑफ कॉपर। नेक्स्ट देखें, फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक कॉपर फ्रॉम द सल्फाइड ओर इन द कमर्शियल थर्मोमेटलर्जिकल प्रोसेस एसेंशियली इन्वॉल्व्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें मालूम है कॉपर की मेटलर्जी जब करते हैं कॉपर में, तो पहले तो अपने को मिलता है क्या, रोस्टिंग से क्या मिलता है, रोस्टिंग और ब्लास्ट फर्नेस के बाद मैट मिलता है, मॉल्टन मैट। मैट कंसिस्ट ऑफ Cu2S एंड FeS। ये मिलती है मॉल्टन स्टेट में, इसको बोलते हैं मॉल्टन मैट। वी कॉल दिस एज व्हाट, बोलो मॉल्टन मैट। तो मॉल्टन मैट जब ये मिलती है तो क्या हो जाएगा बच्चों, Cu2S एंड व्हाट, बोलो FeS। अब इसी मॉल्टन मैट का क्या करते हैं, बोलो हम लोग बेसमर कन्वर्टर में सेल्फ रिडक्शन। बेसमर कन्वर्टर में क्या करेंगे, सेल्फ रिडक्शन करते हैं। सेल्फ रिडक्शन में क्या होगा, और बेसमर कन्वर्टर में हम लोग क्या यूज करते हैं, O2 लांस। तो सेल्फ रिडक्शन की रिएक्शंस क्या होती हैं, तो पहले तो Cu2S ऑक्सीडाइज होगा, बैलेंसिंग कर लीजिएगा Cu2O एंड SO2 में, और कुछ देर बाद O2 की सप्लाई कट ऑफ कर देंगे, और कट ऑफ करने के बाद क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो प्रोड्यूस्ड Cu2O एंड लेफ्ट Cu2S हायर टेम्परेचर पे, लेट्स से T1 एंड T2, वेयर T2 इज मोर देन T1, मिलके देंगे Cu प्लस SO2। ये है सेल्फ रिडक्शन। और सेल्फ रिडक्शन एक्सप्लेन करता हुआ हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज बी। दैट इज व्हाट, बोलो बी ऑप्शन इज व्हाट, एसेंशियली इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहले स्टेप में तो कार्बन रिडक्शन कर रखा है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन तो होता ही नहीं है, यानी सेल्फ रिडक्शन ही अपने को करना है। सो मेजर रिएक्शन, सो बी इज द राइट आंसर। और इसमें एक बच्चों आपको शायद और पता ही होगा कि FeS जो होता है, FeS O2 से रिएक्ट करके बनाएगा क्या, FeO प्लस SO2, और इसी FeO को हटाने के लिए हम लोग सिलिका ऐड करते हैं एज ए फ्लक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिलिका हम लोग इतनी सारी मेटलर्जी में हटाते आए हैं, वो यहाँ एज ए फ्लक्स ऐड करनी पड़ रही हैं, एंड वी आर गोइंग टू गेट FeSiO3 एंड दिस इज कॉल्ड एज स्लैग। देन क्योंकि ग्रीन कलर में होती है, इसलिए कभी कभी इसको बोलते हैं ग्रीन स्लैग। ओके, तो ये सारी स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है इन द मेटलर्जी ऑफ कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Ag2S NaCN प्लस जिंक, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। जैसा कि आपको पता है कि Ag2S अपनी कौन सी ओर कहलाती है, अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट का ट्रीटमेंट किया NaCN से, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, NaAgCN2
प्लस Na2S, NaAgCN2 प्लस क्या मिल जाएगा बोलो, Na2S। और इसी Na2S रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए we are going to get Na2SO4 प्लस H2O प्लस S8 इस तरीके से। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्जेंटो साइनाइड कॉम्प्लेक्स, अर्जेंटो साइनाइड कॉम्प्लेक्स, वी कॉल दिस एज अर्जेंटो साइनाइड कॉम्प्लेक्स। और इसका हम लोग क्या करेंगे, NaAgCN2 का जिंक डस्ट से रिडक्शन कर देंगे। यही जिंक इसमें यूज कर रखी, तो हमें मिल जाएगा सिल्वर जो कि क्रूड है, प्लस द कॉम्प्लेक्स Na2ZnCN4। इस तरीके, इसी को बोलते हैं मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेंगे फंक्शन ऑफ O2 इन केस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्जेंटाइट। NaCN इज योर लीचिंग एजेंट हियर, लीचिंग एजेंट। और ये कौन सा हुआ, एक्वस सोल्यूशन से जिंक डस्ट से रिड्यूस करा रहे हैं। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज अ हाइड्रो मेटालर्जिकल प्रोसेस। और इससे पहले कॉपर की मेटलर्जी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज एग्जांपल ऑफ पायरो मेटलर्जिकल प्रोसेस। वो पायरो मेटलर्जिकल प्रोसेस का एग्जांपल था, और ये है हाइड्रो मेटलर्जिकल प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बेस्मराइजेशन इज कैरिड आउट। तो अपने को बताया बेस्मराइजेशन आयरन और कॉपर की मेटलर्जी में ही यूज करते हैं। सो फर्स्ट एंड सेकंड, सो ए इज द राइट आंसर। आयरन में हम लोग यूज करते हैं स्टील बनाने के लिए भी, प्यूरिफाई करने के लिए भी, और सेल्फ रिडक्शन वाला काम हम लोग कॉपर की मेटलर्जी में करते हैं, दैट इज कैरिड आउट इन बेस्मर कन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग Ag। तो देखें Ag ऑब्टेनिंग करने के लिए एज ए साइड प्रोडक्ट इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर जब करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, तो कॉपर की जब करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, तो हम लोग क्या करते हैं, impure block of copper is made as, impure block of copper is anode, pure strip of copper is, pure strip of copper is cathode। और इस तरह से एनोड डिके होगा, कैथोड थिक होगा। सिल्वर एंड गोल्ड impurities are obtained in anode mud. This is your एनोड मड। तो ये तो सही है, एज ए साइड प्रोडक्ट आ गया इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इन द एनोड मड। दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। पार्स प्रोसेस इन विच जिंक इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर। तो पार्स प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर मॉल्टन जिंक की लेयर कर देते हैं, यहाँ पे सिल्वर है, क्रूड सिल्वर है, तो क्रूड सिल्वर क्या करेगा, अगेन क्योंकि मालूम है पार्टीशन प्रिंसिपल है, मोर सिल्वर विल डिसॉल्व इन जिंक बिकॉज बोथ आर डी ब्लॉक एलिमेंट लाइक डिसॉल्व्स लाइक, और फिर इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे तो जिंक Ag का एलॉय बन जाएगा, और इस एलॉय का क्या करेंगे, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन करेंगे तो जिंक गैस फेज में चला जाएगा और सिल्वर अपने को मिल जाए, यानी सेकंड भी सही है पार्स प्रोसेस। बाय रिडक्शन ऑफ सिल्वर सल्फाइड विद KCN एंड देन सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद जिंक, जो कि आपने अभी देख लिया मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस फॉर अर्जेंटाइट ओर। पिछले क्वेश्चन में देखा ये भी सही है, बाय हीटिंग NaAgCN2, यानी इस कॉम्प्लेक्स को हीट करके अपने को सिल्वर नहीं मिलता है, ये कोई सिल्वर बनाने का तरीका नहीं है। तो अपने लिए ये हो गया राइट आंसर, एंड दिस इज योर पार्क्स प्रोसेस। पार्क्स प्रोसेस। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन,
when ZnS and PbS mineral are present together, then NaCN is added to separate them in the Froth flotation process depressant because, तो हमें मालूम है कि गैलेना की मेटलर्जी में PbS रहता है और ZnS भी एक इम्प्यूरिटी है along with other impurities, तो इसमें NaCN को हम ऐड करते हैं. NaCN is added as depressant. NaCN is added as depressant. तो ये रिएक्शन करके क्या बना लेता है? Na2ZnCN4 प्लस Na2S, और ये है वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स. वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स एंड NaCN प्लस PbS जो कि गैलेना है, नो रिएक्शन, यानी impure metal sulfide reacts with depressant like NaCN और वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा. ये सब जो है पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे. तो हमारे पास क्या हो जाएगा? PbCN2ZnS फॉर्म्स सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स Na2ZnCN4. तो इस तरह से हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों. When copper is purified by electrolytic refining process, noble metal like silver and gold are found in. तो हम लोग पढ़ चुके हैं. They are found in what? Anode mud as usual. Next लिखें, zone refining is based on the principle of. तो zone refining is, हमें मालूम है zone refining किन किन principle पर based है. First principle क्या होता है कि more the impurities lesser is melting point. फिर fractional crystallization, यानी अलग अलग टेम्परेचर पे लेयर जिस जोन को आपने फ्यूज किया है जब वो कूल करेगी तो वो प्यूरिफाइड होगी और अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होगा? प्यूरिफिकेशन. और किसी लिक्विड सिस्टम से जब कोई सॉलिड आता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, तो वो तो नहीं लिखा है. और हमें एक बात और उसमें यूज होती है. फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? ग्रेटर द इम्प्योरिटी लेसर इज मेल्टिंग पॉइंट. सेकंड प्रिंसिपल फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन. और थर्ड प्रिंसिपल उसमें क्या होता है कि इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मॉल्टन सिस्टम ड्यू टू एंट्रोपी सपोर्ट. तो वो सब तो नहीं दे रखे हैं, बट हमारे यहाँ एक क्राइटेरिया दे रखा है. कौन सा? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन. बेटा मैं आपको बता दूं, कोटा में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं. हम लोग एडवांस के लिए एक बैच ला रहे हैं जो स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी 2021 से. ये लास्ट तक, जब तक एडवांस नहीं होता तब तक बैच चलेगा. इसमें मे अटेम्प्ट के लिए अपन जेईई मेंस की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना, बेटा मैं आपको फिर बता दूं, ये लिमिटेड सीट का बैच है क्योंकि हम लोगों के पास थोड़ी बाउंडेशन है. हम लोग एक ही बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये लिमिटेड सीट का बैच है. तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो तुरंत ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी सीट सुरक्षित करें. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखते हैं. कलेक्टर आर द सब्सटेंस व्हिच हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ एन वन पार्टिकल टू द एयर बबल इन फ्रोथ. और पॉपुलर कलेक्टर यूज्ड अपने को पता है सोडियम इथाइल जेंथेट इज वन ऑफ द कलेक्टर यूज्ड इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस. और आपको ये भी पता होगा कि जेंथेट कैसे मिलते हैं हमें. अगर अल्कोहल ROH अल्कोहल का ट्रीटमेंट करें कार्बन डाइसल्फाइड CS2 जिसका स्ट्रक्चर ये है, तो जो है हमें मिल जाते हैं OH+ और ये R. इस तरह का एक सिस्टम बन जाता है. फिर हमें मालूम है ये बॉन्ड टूट जाती है इसके अंदर, ये बॉन्ड टूटेगी यहाँ पर तो, और ये H+ माइग्रेट होके जो है कहाँ जाएगा? S- पे चला जाता है. ये H+ माइग्रेट होके कहाँ जाएगा? S- पे चला जाएगा. इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, इस स्टेप को बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर. तो जब ये ट्रांसफर होगा तो फाइनली वी आर गोइंग टू गेट विच केमिकल हमें मिल जाएगा? C+S S ये H और ये OR. इस केमिकल को इसको ऐसे पूरा मिला करके इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल जेंथेट. जैसे दुनिया भर के फंक्शनल ग्रुप्स आप पढ़ते हैं वैसे ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है अल्काइल जेंथेट. और इसी अल्काइल जेंथेट को ट्रीटमेंट कर दें NaOH से
इसी अल्काइल जेंथेट का ट्रीटमेंट कर दें किससे बच्चों, NaOH से, तो क्या देगा, कार्बन सल्फर S माइनस Na प्लस OR प्लस H2O। इस केमिकल को ही बोलते हैं सोडियम अल्काइल जेंथेट, and when alkyl group becomes ethyl, the chemical is called as sodium ethyl xanthate. Sorry, A option, not this. Sodium ethyl xanthate. तो ये है अपना क्या बोलो, सोडियम इथाइल xanthate, not sodium xanthate. ओके स्टूडेंट्स, तो B is the option। और इस तरीके से जो है, तो ये सोडियम इथाइल जेंथेट कुल मिला के कुछ इस तरह से हो जाएगा, S माइनस Na प्लस OET, ET इथाइल, इथाइल ग्रुप और C2H5। तो इस तरह से ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, in the extraction of aluminium process X applied for bauxite to remove iron oxide chief impurity, process Y surface process applied for the white bauxite to remove the chief impurity, then process X and Y are Z are। तो X, Y and Z हमें मालूम करना है, चीफ इम्प्योरिटीज को हटाते हैं। तो X is applied for red bauxite to remove iron oxide as a chief impurity। तो चीफ इम्प्योरिटी हटाने के लिए क्या यूज करते हैं, बेयर्स प्रोसेस। प्रोसेस का नाम है अपना क्या, बेयर्स प्रोसेस, ठीक है। और सिलिका हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सरपेट प्रोसेस। तो पहला तो पूछ रहा है एक्स क्या है, एक्स अप्लाइड फॉर रेड बॉक्साइड टू रिमूव द आयरन ऑक्साइड, सो एक्स इज योर बेयर्स प्रोसेस, ठीक है। फिर दूसरा प्रोसेस है वाई, जिसमें सरपेक्स प्रोसेस है अप्लाइड फॉर वाइट बॉक्साइड टू रिमूव जेड, और जेड क्या होती है, सिलिका, जो आपको पता ही है। तो राइट इक्वेशन, राइट ऑप्शन फॉर दिस इज एक्स इज बेयर्स प्रोसेस एंड जेड जो इम्प्योरिटी गई है दैट इज व्हाट, सिलिका। आपने पढ़ाई होगा कि रेड बॉक्साइड जो होती है, रेड बॉक्साइड की मेन इम्प्योरिटी क्या होती है, बॉक्साइट इज व्हाट, Al2O3.2H2O, ये तो बॉक्साइट हो गया। और इसकी मेन इम्प्योरिटी क्या होती है, Fe2O3 या FeOH होल थ्राइस। तो ये बॉक्साइट है। जब इसको हम डालेंगे लीचिंग एजेंट क्या, NaOH, बेयर्स प्रोसेस का लीचिंग एजेंट NaOH है। तो NaOH डालेंगे तो Al2O3 विल रिएक्ट विद NaOH बिकॉज इट इज एम्फोटेरिक। तो ये दे देता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस H2O, जो बाहर हो जाएगा एज यूजुअल। और Fe2O3 बेसिक है, ये बेसिक है या बेसिक ऑक्साइड है, और NaOH भी बेस है एंड टू बेस कैन नॉट रिएक्ट। इस तरह से इम्प्योरिटी डजंट डिसॉल्व इन लीचिंग एजेंट NaOH। लीचिंग एजेंट, और इसी प्रोसेस को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, we call the process as Beer's process, where NaOH is used as, this is Beer's process, Beer's process। और ये है अपना क्या, this is our red bauxite। तो Beer's process यूज हो जाता है इस तरह से, लीचिंग एजेंट NaOH हो जाता है। और आपने पढ़ा होगा अगर लीचिंग एजेंट सोडियम कार्बोनेट हो जाता है तब उसको बोलते हैं हॉल्स प्रोसेस, तब उसको बोलते हैं क्या बोलो, हॉल्स प्रोसेस। अब देखें, अब इसी तरह वाइट बॉक्साइट अगर अपने पास आ गई है, तो देखें अगर अपने पास क्या है बोलो, वाइट बॉक्साइट है, तो वाइट बॉक्साइट है, इफ वी हैव वाइट बॉक्साइट, तो वाइट बॉक्साइट के अंदर क्या होता है, बॉक्साइट तो है ही सही है, Al2O3.2H2O, सिलिका इज योर मेन इम्प्योरिटी। और सिलिका वाइट कलर की होती है इसलिए इसका कलर भी वाइट। ये रेड, क्योंकि रेड कलर Fe2O3 का है, तो इम्प्योरिटी के कारण और का कलर रेड आ गया है, इसलिए इसको रेड बॉक्साइट कहते थे। इसमें क्या करते थे हम लोग, इसमें हम लोग क्या डालते थे बोलो, कोक एंड नाइट्रोजन, कोक नाइट्रोजन डाल
कोक ऐड करेंगे, नाइट्रोजन पास करेंगे, 1800 डिग्री सेल्सियस की रिएक्शन है, तो ये फना लेगा क्या, एल्यूमिनियम नाइट्राइड सॉलिड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O सब उड़ जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे। और इसकी जो सिलिका मेन इम्प्योरिटी है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगी, सिलिका बन जाए, सिलिकन बन जाएगा, वो भी गैस फेज में, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इस तरह से सारी इम्प्योरिटी हट जाएगी और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सरपेक्स प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों, बोलो, सरपेक्स प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो रेड बॉक्साइट एंड व्हाइट बॉक्साइट। नेक्स्ट देखिए, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर यूज्ड फॉर सेमीकंडक्टर एंड आर रिक्वायर्ड टू बी हाई प्योरिटी एंड हेंस प्यूरिफाइड बाई, इसको प्यूरिफाई करते हैं जोन रिफाइनिंग से। जोन रिफाइनिंग गिव्स 99.9% प्योर सिलिकॉन and germanium, which is generally required in very pure form in various electronic devices. So zone refining is the method। और zone refining हम आपको पता ही है कि इसमें zone refining में अपन क्या करते हैं, इस तरह से कंटेनर लेते हैं और मेटल ले लेते हैं, मेटल जो भी है, मेटल की रॉड, और इसमें इनर्ट एटमॉस्फेयर लेते हैं, इनर्ट एटमॉस्फेयर क्लोज कर देते हैं। जनरली आर्गन गैस इज यूज्ड। और जैसा कि अपने को पता है कि फिर इसमें एक स्पेशल हीटिंग कॉयल लेते हैं, स्पेशल हीटिंग कॉयल, इस तरह से एक हीटिंग कॉयल लिया जाता है। दिस इज स्पेशल हीटिंग कॉयल, स्पेशल हीटिंग कॉयल इज यूज्ड। और इस कॉयल में क्या हो जाएगा, जो पार्ट कांटेक्ट में आएगा, जो पार्ट क्या होगा बोलो, इस हीटिंग कॉयल के कांटेक्ट में रहता है वो मेल्ट कर जाता है, लाइक दिस पार्ट। और इस पार्ट को हम लोग बोल देते हैं क्या, जोन। तो मेल्ट कर जाएगा और धीरे धीरे इसको हम लोग नीचे मूव कराते हैं और इस तरीके से मूव कराते हैं कि दो जोन्स में कुछ ना कुछ कॉमन रीजन रहे। तो इस दौरान इस प्रोसेस में क्या हो जाता है, जैसे आपको पता ही है कि इम्प्यूरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मॉल्टन सिस्टम, की यहाँ की इम्प्यूरिटी यहाँ ऐड हो जाएंगी। जब आप नीचे जाएगा, हीटर स्लाइड करेगा तो नीचे मूव करे, बिकॉज हमने बताया था इम्प्यूरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मॉल्टन सिस्टम ड्यू टू एंट्रोपी सपोर्ट। और फिर ये जोन जो ऊपर वाली जो पिघल गई थी वो कहाँ जाएगी, लिक्विड से। तब ये जोन लिक्विड से कहाँ जाएगी बोलो, सॉलिड जाएगी। और इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो पहला प्रिंसिपल क्या होता है जोन रिफाइनिंग का, कि इम्प्यूरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मॉल्टन सिस्टम ड्यू टू एंट्रोपी सपोर्ट। जब सिस्टम नीचे खिसकेगा, नीचे वाला मेल्ट कर रहा होगा, तो उस ट्रांजिशन टाइम में ऊपर की इम्प्यूरिटीज नीचे हो जाएंगी, ऊपर वाला लिक्विड सिस्टम सॉलिडिफाई करेगा, दिस इज क्रिस्टलाइजेशन। और जैसे जैसे इम्प्यूरिटी ऐड होती जाएंगी, जैसे जैसे इम्प्यूरिटीज ऐड होती जाएंगी, क्या होता जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, यानी अगली सक्सेसिव जोन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ। और इनर्ट एटमॉस्फेयर क्यों, ताकि जब आप हीट करें तो रिएक्शन ना हो। अगर इसको एटमॉस्फेयर में करेंगे तो हो सकता है एटमॉस्फेरिक गैसेज ही मेटल से रिएक्ट कर जाएं। और ये स्पेशल हीटिंग कॉयल है जो एक छोटे से पार्ट को ही ब्रेक करता है, इससे पहले कि हीट ट्रांसफर और पार्ट में हो। हीट ट्रांसफर इज स्लो। हीट ट्रांसफर कैसा होता है, स्लो होता है, इतनी जल्दी हीट करता है कि ये पर्टिकुलर पार्ट ही फ्यूज करे, एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज जोन। सो सिलिकॉन, जर्मेनियम used for semiconductor are required to be of high purity and they are purified by zone refining। तीन बातें इसमें आती हैं। फर्स्ट, greater the impurity, lesser is melting point, impurities are more soluble in molten system due to entropy support, and third and last is fractional crystallization। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, which of the following statement is are incorrect? Liquefaction is applied when metal has low melting point than that of impurities। बिल्कुल सही है, लिक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। मेटल का लो बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो इट विल फ्यूज प्रेफरेंशियली। तो ये स्टेटमेंट तो राइट। प्रेजेंस ऑफ कार्बन
in steel makes it hard due to formation of Fe3 called cementite. Again, it is right statement. It will make it hard due to presence of what? Cementite. Second, less reactive metal like this are obtained by auto reduction of their sulfide और ऑक्साइड और, तो इनको भी हम लोग क्या करते हैं? ऑटो रिडक्शन करते हैं. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. कॉपर का हमने पढ़ाई था सेल्फ रिडक्शन या इसी को ही बोलते हैं ऑटो रिडक्शन. सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन आर सेम थिंग. एंड डी, amalgamation method for purification cannot be applied for AuNAg. तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने को इसमें चुननी है कि amalgamation method जो है cannot be applied for AuNAg. amalgamation method can be applied for all metals, क्योंकि amalgam सिर्फ कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते? आयरन, इरिडियम, रोडियम, इस तरह के मेटल एमलगम कभी बनाते ही नहीं है, तो उनके लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुननी है. तो हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट लास्ट है कि एमलगमेशन मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन कैनॉट बी अप्लाइड, यानी अप्लाई तो कर ही सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं? जो मेटल एमलगम नहीं बनाते हैं, बस वहीं नहीं अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, द इलिंघम डायग्राम represent the formation of oxide of several metals together with oxide of carbon CO. The diagram is not skilled but it will help in making a lot of predictions. तो ये डायग्राम इस तरीके से, और बेसिक लॉ हमारे पास इलिंघम डायग्राम का क्या है कि लोअर डिस्प्लेसेस अपर. हमारे लिए इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है? देखो, C goes to गिविंग CO, और ये लाइन है. और देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का रिवर्स है. जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अल्कली, अल्कलाइन, अर्थ मेटल नीचे ऊपर आते थे, देखो यहाँ नीचे आ गए. वहाँ देखो कॉपर ऑपर हाइड्रोजन के बाद आते थे, यहाँ कॉपर देखो ऊपर आया है. तो इस तरह से कैजुअली हम लोग बोल सकते हैं इट इज रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है. तो इस तरह से ये डायग्राम है, और इसी को देख के आपको कुछ प्रेडिक्शंस करनी है. तो देखें इसे. ये क्वेश्चन है, विच इज द चीफ रिड्यूसिंग एजेंट इफ कार्बन रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड इज कैरिड आउट बिलो 700. तो हमने आपको पहले ही बताया था बिलो 710 डिग्री सेल्सियस CO इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि हमें मालूम है जब एक ग्राफ जहां क्रॉस करता है किसका, ये देखो टेम्परेचर, ये है ग्राफ किसका बोलो? दिस इज फॉर C गोज टू CO, और ये ग्राफ है CO गोज टू CO2. ये जहां कट कर रहा है देखो, ये 710 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है. तो बिलो 7 यानी इस पॉइंट की बात हो रही है. तो इस पॉइंट पे अपन बात करें, यहाँ पे ये है 710. तो बिलो 710 CO इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि जैसे जैसे 710 के बाद देखो पॉजिटिव वैल्यूज को अप्रोच कर रहा है, और यहाँ की बात क्या हो रहा है? देखो ये और नेगेटिव होता जा रहा है. तो अबव 710 C इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट. सो राइट आंसर इज A. Which of the following statement is incorrect? Silicon cannot be reduced by MgO at all. Aluminium can reduce MgO at above 1500. Aluminium can reduce Cr2O3 as well as TiO2. Aluminium cannot reduce ZnO but Mg can reduce Zno. तो ये सारे आंसर आपको इलिंघम डायग्राम ही देख के, सिलिकॉन कैनॉट रिड्यूस MgO, तो हमें सिलिकॉन और Mg का ग्राफ देखना पड़ेगा. तो हमें मालूम है कि लोअर डिस्प्लेसेस अपर. तो पहले हम लोग ये क्या देख लें, सिलिकॉन और Mg की पोजीशन. तो मालूम पड़ा कि सिलिकॉन तो ये है और Mg ये है, दिख रहा है. तो सिलिकॉन कैनॉट, सिलिकॉन अब अपर पड़ गया. अपर कैनॉट डिस्प्ले, लोअर कैन डिस्प्लेस, यानी ये रिएक्शन नहीं हो सकती कि MgO, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है कि MgO से को सिलिकॉन डिस्प्लेस करे गिविंग Mg प्लस SiO2. इस तरह का कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमें मालूम है क्या, सिलिकॉन अबव है, बट Mg कर सकता है बिकॉज Mg इज बिलो, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ठीक है, फिर अपन आते हैं, सिलिकॉन कैनॉट रिड्यूस MgO एट ऑल. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट चुननी है. एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस MgO एट अबव 1500 डिग्री सेल्सियस. तो एल्यूमिनियम और Mg का ग्राफ देखें पहले. तो एल्यूमिनियम का ग्राफ ये है और Mg का ग्राफ ये है. तो एल्यूमिनियम अपर है और Mg लोअर है. तो एल्यूमिनियम ये 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो 1500 डिग्री सेल्सियस के बाद ही एल्यूमिनियम कर सकता है, उससे पहले. तो एल्यूमिनियम कैनॉट डिस्प्लेस मैग्नीशियम बिलो 500, बिलो 1500, बट अबव 1500 ये
कर सकता है, क्योंकि 1500 के बाद एल्यूमिनियम का नीचे हो जाएगा और Mg का ऊपर हो जाएगा। तो बिलो 1500 डिग्री से एल्यूमिनियम कैन नॉट डिस्प्लेस मैग्नीशियम। तो एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस मैग्नीशियम एट अबव 1500, ये सही स्टेटमेंट है, 1500 से ऊपर, लेकिन बिलो नहीं कर पाए। फिर एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस Cr2O3 एज वेल एज TiO2, ये भी देख लेते हैं। एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस Cr2O3 एज वेल एज TiO2। सॉरी, देखें ग्राफ पे हम लोग फिर से आते हैं। Ti का ग्राफ ये है और Cr का ग्राफ है और एल्यूमिनियम का ग्राफ ये है अपने पास, यानी दोनों में से ही नीचे है, Ti से भी नीचे और क्रोमियम से नीचे, यानी ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि एल्यूमिनियम बिलो पड़ रहा है, बिलो कैन डिस्प्लेस अपर, तो एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस Cr2O3 एज वेल एज TiO2, सही है। एल्यूमिनियम कैन नॉट रिड्यूस जिंक ऑक्साइड बट मैग्नीशियम कैन रिड्यूस जिंक ऑक्साइड, ये देख लेते हैं। एल्यूमिनियम कैन नॉट रिड्यूस जिंक ऑक्साइड, तो फिर से वापस चलते हैं लिंगहम डायग्राम में। एल्यूमिनियम कैन नॉट रिड्यूस जिंक ऑक्साइड, तो देखें ये एल्यूमिनियम का ग्राफ है, ये एल्यूमिनियम है और जिंक का ऊपर है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस जिंक ऑक्साइड बट एल्यूमिनियम कैन नॉट रिड्यूस, एल्यूमिनियम ऊपर है, कैन नॉट रिड्यूस बोलो मैग्नीशियम फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो देखें इसे, एल्यूमिनियम कैन नॉट रिड्यूस जिंक ऑक्साइड बट Mg कैन रिड्यूस जिंक ऑक्साइड, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई अपने पास। एल्यूमिनियम कैन नॉट, एल्यूमिनियम बिलो है तो इट कैन रिड्यूस, तो डी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखें, मैच लिस्ट 1 मेटल विद लिस्ट सेकंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। और जैसे कि अपने को पता है कि एल्यूमिनियम के साथ हमारे पास कौन सा इन्वॉल्व होता है, बोलो बेयर्स प्रोसेस। आयरन के साथ क्या इन्वॉल्व होती है, ब्लास्ट फर्नेस। निकिल के साथ मॉन्ड प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, निकिल के साथ क्या आएगा बोलो, मॉन्ड प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। और कॉपर के साथ जो है, कॉपर की ओर जो है अपने पास सल्फाइड ओर होती हैं, तो उसमें हम लोग खासकर कॉपर पैराइट, तो हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस उसमें अप्लाई करते हैं। सो द राइट कोड फॉर दिस इज, ए के लिए हमारे पास क्या आ गया, सी, ए के लिए सी, बी के लिए अपने पास ऑप्शन आ गया ए एल्यूमिनियम इज सी, दैट इज बेयर्स प्रोसेस। बी के लिए अपने पास आ गया ई फ्रोथ फ्लोटेशन, सी के लिए आ गया बी मॉन्ड प्रोसेस, और डी के लिए आ गया ए दैट इज ब्लास्ट फर्नेस। सो नाउ हमें मालूम है कि कॉपर के लिए भी ब्लास्ट फर्नेस, सॉरी आयरन के लिए तो ब्लास्ट फर्नेस यूज होती ही होती है। आयरन बी का, जस्ट अ मिनट, ए हैज व्हाट, सी, बी हैज ई, this is wrong, B cannot be E. The right answer for this is, you should correct it, A का ऑप्शन अपने पास हो जाएगा एल्यूमिनियम बाय बेयर्स प्रोसेस, B हो जाएगा अपने पास आयरन इज बाय ब्लास्ट फर्नेस, A okay, CA, then nickel is for Mond process, that is B, and D copper is E, that is Froth flotation, D का E, ये अपने ऑप्शन है। और ये सबसे सारे सही ऑप्शन अपने को कहाँ मिल रहे हैं, CABE, so this is the right option, B is the right option। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, मैच कॉलम 1 with कॉलम 2 and select the correct answer using the codes given below the list। तो हमें मालूम है वैन आर्कल मेथड किसके लिए यूज करके आते हैं, वैन आर्कल मेथड इज यूज फॉर बोलो प्यूरिफिकेशन ऑफ टाइटेनियम। टाइटेनियम प्यूरिफाई कैसे करते हैं वैन आर्कल मेथड से, Ti प्लस I2 अराउंड 250 डिग्री सेल्सियस पर बनाता है TiI4 गैस, और TiI4
लगभग 1200 से 1400 डिग्री सेल्सियस पर ब्रेक कर जाता है Ti प्लस I2 में। दिस इज वैन आर्कल मेथड फॉर टाइटेनियम। वैन आर्कल मेथड और टाइटेनियम। सॉल्वे प्रोसेस अपने को पता है, इट इज फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर लेंगे तो अपने को मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट। फिर है क्यूपलेशन, क्यूपलेशन एंड पोलिंग। तो पोलिंग हम लोग कहाँ करते हैं? इन दी प्यूरिफिकेशन ऑफ व्हाट? कॉपर। कॉपर को ऑक्साइड और है मीथेन से रिड्यूस करते हैं, और क्यूपलेशन करते हैं रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर के लिए, कि जब उसकी जो मेन इम्प्योरिटी है लेड, लेड ऑक्सीडाइज हो जाता है क्यूपलेशन प्रोसेस में। सिल्वर जो है वो तो O2 से रिएक्ट नहीं करता है ऑक्सीडेशन में, बट लेड जो मेन इम्प्योरिटी है क्रूड सिल्वर की, मेन इम्प्योरिटी that reacts with O2 and converts into PbO and appear as scum। तो ये अपने पास ऑप्शन आएंगे। तो ए का अपने पास क्या हो गया? ए का तो हो गया 2, बी का क्या हो जाएगा अपने पास? बी का अपने पास हो जाएगा, ए का तो अपने पास हो गया 2 ऑप्शन हो गया, बी का हो गया अपना 3, और सी का हो गया अपना 5, और डी का हो गया अपना 4। सो सी इज द राइट आंसर। ए हैज 2, बी हैज 3, सी हैज 5 एंड डी हैज 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखें हम लोग। In the Hoops process for refining of aluminium, the fused material forms 3 different layers and they remain separated during electrolysis. This is because, तो ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं, हमें मालूम है इलेक्ट्रोलाइटिक हुप्स प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे? हुप्स प्रोसेस इज फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। इसको हम लोग करते हैं किस प्रोसेस से? हुप्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हुप्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में हम लोग रिफाइनिंग करते हैं, जो कि इसमें दिया भी हुआ है। और जब भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, एक बात हम लोग क्या ध्यान रखते हैं कि इम्प्योर ब्लॉक इज मेड एज एनोड, pure strip is made as cathode, and electrolyte is taken depending upon the position of metal in electrochemical series। तो electrochemical series में metal की position देख के है जो है हम decide करते हैं। Now in this case Hoops electrolytic cell, what we do, electrolytic cell जो है कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे जो है bottom पे एक ग्राफाइट की रॉड है, दिस इज अ ग्राफाइट रॉड, और इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। दिस इज ग्राफाइट प्लेट और लाइनिंग इसको हमने पॉजिटिव से किया। फिर इसके ऊपर जो है बच्चों हम लोगों ने ये लिया है, लेयर है, दिस इज molten crude एल्यूमिनियम। फिर हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट लिया है, इलेक्ट्रोलाइट इसके ऊपर हम लोगों ने लिया है, दैट इज एल्यूमिना Al2O3 प्लस क्रायोलाइट Na3Al(F6) प्लस BaF2, बी केयरफुल। हॉल्स हेरोल्ड्स में हम लोग लेते थे CF2, लेकिन अब हम लोग क्या लेंगे बोलो? BF2। तो ना देखें बच्चों, अब इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर देखो बच्चों, अब हमारे पास सबसे टॉप पे है molten प्योर एल्यूमिनियम। इस तरह का ये सेल है, molten प्योर एल्यूमिनियम, और इसमें जो है हमने ग्राफाइट के ब्लॉक्स डाल दिए हैं ऐसे करके, और इन सबको हमने कनेक्ट कर दिया है नेगेटिव टर्मिनल से इस तरीके से। और फिर जो है हमने इसके ऊपर
पाउडर्ड चारकोल डाल दिया जस्ट टू प्रिवेंट हीट लॉस, और यहां से जो है एक डिवाइस लगाया है, यहां से एक डिवाइस लगाया है बच्चों, जिससे ये है अपना सेटअप है, ये किसका, हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का है। तो ये देखो जैसे अब ये कैथोड है, यानी ये निगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये हो गया अपना क्या, कैथोड हो गया, ये क्या हो गया अपना एनोड। तो सारी कहानी वही थी, लेकिन यहाँ ब्लॉक्स नहीं है सारी, और तीनों आपस में क्या होते हैं, इमिसिबल, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हमें पता है क्या, एनोड का अपना अलग इंटरफेस, कैथोड का अपना अलग इंटरफेस, इलेक्ट्रोलाइट तीनों की अलग अलग विजुअल बाउंड्रीज होती हैं, क्योंकि तीनों की डेंसिटीज अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली डेंसिटीज अलग अलग हो ना हो, लेकिन हमारा बेसिक सेंस क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एनोड एक सेपरेट इंटरफेस, कैथोड एक सेपरेट इंटरफेस, और इलेक्ट्रोलाइट एक सेपरेट इंटरफेस होना चाहिए। तो मॉल्टन प्योर एल्यूमिनियम इज कैथोड, उसकी एक लेयर है। मॉल्टन क्रूड एल्यूमिनियम इज एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज Al2O3 Na3 LF6, एंड यहाँ पे BaF2 लिया है। BaF2 इज यूज्ड सो एज टू एडजस्ट द डेंसिटी, ताकि तीनों आपस में इमिसिबल रहें। इनकी डेंसिटीज डिफरेंट हैं, क्योंकि जब अगर आपस में मिल जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की जो बेसिक थीम है, जिस पर इलेक्ट्रोलाइटिक प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग अपनी बेस्ड है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सारी कहानी बेस्ड है, वो वायलेट करती है। इसलिए जब हम लोग हॉल्स, हेरोल्ड्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं, तब वहां पे एल्यूमिना, क्रायोलाइट एंड CF2 लेते हैं, बट जब हम हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं तो हम यहां पर क्या लेते हैं बच्चों, BaF2। तो हमको तीनों को सेपरेट भी करना है। तो अपर लेयर इज केप्ट अटैच्ड बाय द कैथोड, अपर लेयर इज बोलो कैथोड, एंड द लोअर लेयर इज केप्ट अटैच्ड बोलो अट्रैक्टेड बाय व्हाट बोलो द एनोड। लोअर लेयर, ये लोअर लेयर एनोड की है, अपर लेयर कैथोड की है, और बीच में इलेक्ट्रोलाइट है। सो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस। ये है हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसी को बोलते हैं हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये सबसे अलग है सारी मेटलर्जीज में, जहां की मॉल्टन स्टेट में है। इन ग्राफाइट और ग्राफाइट प्लेट या ग्राफाइट ब्लॉक्स का बेसिक काम क्या है कि जैसे इसको निगेटिव करना है बस। जैसे आप लोग जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या देखते हैं कि इसको एनोड है, ये कैथोड है, तो ये कनेक्शंस कर रहे हैं क्या, जस्ट टू मेक द होल एज व्हाट पॉजिटिव एंड जस्ट टू मेक दिस होल एज नेगेटिव। तो ये कनेक्टिंग के लिए है। तो वैसे यहां कनेक्शन ग्राफाइट से किया है। कनेक्शन कहां से किया है बोलो, ग्राफाइट से किया है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ए। ओके, और अगर ये मोर देन वन करेक्ट होता तो हम लोग ये भी एक डेटा लिखते कि 3 लेयर्स हैव डिफरेंट डेंसिटीज। ये बात भी अपनी जगह ट्रू है, तभी तो आपस में इमिसिबल है। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, which of the following statement is correct regarding the slag formation during the extraction of metal like copper और iron। तो हमें मालूम है कि ब्लास्ट फर्नेस हो या कोई भी फर्नेस हो, ब्लास्ट फर्नेस भी जैसे हम लोग लेते हैं तो क्या होता है, इस तरह के से कुछ अपनी ब्लास्ट फर्नेस आ जाती है इस तरीके से। तो हमें मालूम है ब्लास्ट फर्नेस से बच्चों क्या हो जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग क्या करते हैं बोलो कि नीचे तो रहता है क्या, नीचे की लेयर में अपने पास क्या रहता है बच्चों, मॉल्टन मेटल, जो कि अगर आयरन की मेटलर्जी है तो मॉल्टन बोलो मेटल रहता है, अगर आयरन की मेटलर्जी है तो आयरन आ जाएगा। और इसकी अपर लेयर जो है बच्चों, वो जो होती है अपर लेयर इसकी, ये वाला पार्ट, ये होता है स्लैग। ये मॉल्टन मेटल और ये स्लैग, ये ब्लास्ट फर्नेस या ऐसी किसी भी फर्नेस का सेक्शन जहां पे दोनों से, अब दोनों पहली बात तो अलग अलग क्यों है, क्योंकि डेंसिटीज अलग हैं। हमें मालूम है डेंसिटी ऑफ व्हाट, मॉल्टन मेटल इज मोर देन डेंसिटी ऑफ स्लैग, इसलिए मेटल तो चला गया नीचे और स्लैग उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। ये तो डेंसिटी हो गई या स्पेसिफिक ग्रेविटी। डेंसिटी ऑफ मॉल्टन मेटल इज मोर देन डेंसिटी ऑफ स्लैग, ये तो बात इंफॉर्मेशन हो। एक बात और हमें इंफॉर्मेशन, हमें दोनों आपस में इमिसिबल है, इसका मतलब एक बात और हुई क्या
cohesive forces between slag and molten metal is more than adhesive forces. ये इंफॉर्मेशन भी बोलेंगे तभी तो इमिसिबल हैं, यानी ये इनके अंदर का फोर्स क्या स्ट्रांग है, स्लैग पार्टिकल का फोर्स स्ट्रांग है और आयरन का स्ट्रांग है, और स्लैग आयरन का फोर्स वीक है, यानी स्लैग और इनके बीच का फोर्स क्या है, यानी कोहेसिव फोर्सेस जो स्लैग या molten metal forces are stronger than slag and molten metal particles के बीच में, तो cohesive forces stronger हैं than adhesive forces. दूसरी इंफॉर्मेशन, तीसरी इंफॉर्मेशन जो है, स्लैग की जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ स्लैग इज लेस देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ molten metal. ये तीन बातों पर ये सारी कहानी बेस्ड है. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ स्लैग इज लेस देन दी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मॉल्टन मेटल, इसलिए हमारा तो स्लैग लाइटर हो गया क्योंकि डेंसिटी कम हो गई, एंड लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन मेटल, एक ये यानी करेक्ट आंसर हमारा हो गया बच्चों ए. लेकिन इसमें बात ध्यान देखो कि स्लैग का मेल्टिंग पॉइंट कम हमने क्यों रखा है. तो कभी कभी आपसे पूछेंगे क्या, व्हाट इज फ्लक्स, फ्लक्स की डेफिनेशन पूछेंगे आपसे. तो फ्लक्स की डेफिनेशन बच्चों आप कैसे बताते हैं, व्हाट इज फ्लक्स. फ्लक्स एक सब्सटेंस है विच रिएक्ट्स विद व्हाट, इंप्यूरिटी, विच रिएक्ट विद व्हाट बोलो, इंप्यूरिटी, जनरली सिलिशियस इंप्यूरिटी होती है. फ्लक्स रिएक्ट विद इंप्यूरिटी एंड फॉर्म्स स्लैग. फ्लक्स रिएक्ट्स विद इंप्यूरिटी एंड फॉर्म्स स्टूडेंट्स फ्लैग. आप देखो इसको, हम तो एक तो इसको एज ए रिएक्शन देख रहे हैं, फ्लक्स रिएक्ट विद इंप्यूरिटी एंड फॉर्म स्लैग. अब इसको ऐसे भी सोचो कि स्लैग जनरली जो इंप्यूरिटी है बेसिकली सिलिका होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है क्योंकि सिलिका क्या होता है, पॉलीमेरिक सब्सटेंस है. सिलिका एक क्या है बोलो बच्चों, पॉलीमर है. जैसा आप लोग पढ़ते हैं, हाई वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिलिका इज देयर. नेटवर्क स्ट्रक्चर आ जाता है, जैसा कि आप लोग देखते हैं सिलिकेट्स में ही देखा होगा कि सिलिका का एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है. SiO2 is not isostructural with what बोलो, CO2. CO2 के जैसा ये आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, कुछ इस तरह से पॉलीमेरिक है. तो अब देखो बच्चों इसको ऐसे, तो ध्यान से देखो बच्चों, ये SiO2 पॉलीमेरिक है. सिलिका में जब फ्लक्स ऐड करेंगे, फ्लक्स इज इंप्यूरिटी फॉर सिलिका, और हमें मालूम है जब किसी सिस्टम में कोई दूसरा सिस्टम एंटर करता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे पता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहां मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है. फ्लक्स इज इंप्यूरिटी फॉर सिलिका, एंड व्हेन सम इंप्यूरिटी एंटर्स इन अ सिस्टम इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज लोअर्ड. तो बहुत से लोग उसको एज ए रिएक्शन एक्सप्लेन करते हैं और बहुत से लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं एज ए इंप्यूरिटी. अब सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, लगभग 2000 के आसपास डिग्री सेल्सियस के आसपास है, लेकिन अब सिलिका को उसका मेल्टिंग पॉइंट कम कैसे करें, तो कम कैसे करने का एक ही तरीका है, क्या, एक सब्सटेंस ऐड कर दें जो उसमें सॉल्यूट की तरह काम करे, या एक सॉल्यूट सिस्टम बना दे जिससे मेल्टिंग पॉइंट लोअर हो जाए उसका. तो डेंसिटी कम और मेल्टिंग पॉइंट लोअर. दिस इज अनदर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द यूज ऑफ फ्लक्स in the metallurgy of various metal. Flux is a material which lowers the melting point of बोलो सिलिका और impurities. ओके, नेक्स्ट देखें. प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सकें. और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है. इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें. देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोराइड और अमंग द फॉलोइंग इज. तो देखें बच्चों, इसमें मेलाकाइट, मैग्नीसाइट,
मैग्नीटाइट एंड रॉक सॉल्ट। ये बच्चों अपने पास 4 ओर हैं और इन 4 ओरों को देखें तो मैलाकाइट इज बेसिकली बेसिक कॉपर कार्बोनेट, CuCO3 dot CuOH whole twice. This is malachite. Magnesite is magnesium carbonate. Magnetite is Fe3O4 and rock salt is NaCl. So chloride ore among this. इसलिए बच्चों बहुत सारी ओर्स के नाम और उनके बेसिक जो कंपोजिशन है जिसकी ओर बनी है, जिस मेटल का भी है, वो क्लोराइड है, सल्फेट है, ऑक्साइड है, ये सब याद रखिएगा। तो क्लोराइड ओर अमंग दिस इज रॉक सॉल्ट, दैट इज NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, कोरेंडम इज, तो कोरेंडम एक बात ध्यान रखें इसमें, कोरेंडम इज, तो कोरेंडम बेसिकली होता है Al2O3 को हम लोग बोलते हैं कोरेंडम, इसको बोलते हैं, दिस इज योर कोरेंडम। और SiC को हम लोग बोलते हैं, ये पॉलीमेरिक होता है, इट इज X। डायमंड क्रिस्टल लें और उस डायमंड क्रिस्टल में सिलिकॉन का सब्स्टिट्यूशन कर दें इन द रेशियो ऑफ 1:1, तो ये पॉलीमेरिक सिस्टम आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोरेंडम। SiC सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड और कार्बोरेंडम। तो कोरेंडम एंड कार्बोरेंडम, कंफ्यूज नहीं होना है। Al2O3.2H2O, as you know, Al2O3.2H2O is bauxite. This ore is bauxite. And KAlSi3O8 is feldspar। ये सारे नाम बच्चों ने ध्यान रखने हैं। फेल्डस्पर इज पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट Si3O8, और ऐसे ही हम लोग बोलते हैं फ्लोरस्पार, फ्लोरस्पार इज CF2। तो फेल्डस्पर एंड फ्लोरस्पार ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो कोरेंडम अपने लिए क्या हो गया B, और कार्बोरेंडम बोल देते हैं तो हमारा ऑप्शन A हो जाता है, इट इज पॉलीमेरिक इन नेचर। और कभी कभी इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेंगे तो इट इज SiC, आप इसको ऐसे नहीं समझ सकते, इट इज Si like 4 times C, ये रॉन्ग स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलिकॉन इन SiC इज sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, जब द फॉलोइंग मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय कार्बन रिडक्शन प्रोसेस, तो कार्बन रिडक्शन प्रोसेस से बच्चों हम किसको एक्सट्रैक्ट करते हैं? सोडियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रिकल रिडक्शन, एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रिकल रिडक्शन, ठीक है। आयरन इज ऑब्टेन्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन, एंड मैग्नीशियम समटाइम्स इज ऑब्टेन्ड, मैग्नीशियम इज ऑब्टेन्ड बाय बोथ, इलेक्ट्रिकल रिडक्शन भी करते हैं और कभी कभी इसका मैग्नीशियम का भी जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाल देते हैं, तो वी आर गोइंग टू गेट, दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस बट रेयरली यूज्ड, और मैग्नीशियम गैस फेज में आता है, तो मैग्नीशियम का भी रिडक्शन करते हैं। बट आयरन जो है कार्बन का, आयरन में तो नहीं है, आयरन में तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज मेन रिड्यूसिंग एजेंट, बट कार्बन भी उसका एक पार्ट रहता है। तो बच्चों अगर 1 ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो वी हैव आयरन, और अगर मोर देन 1 सेलेक्ट करना है तो मैग्नीशियम को भी सिलेक्ट करेंगे। लेकिन मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इसका मेन मोस्ट जो उसका पॉपुलर मेथड है दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिकल रिडक्शन, जैसा कि आप लोग पढ़ते हैं डाउज प्रोसेस। बट दिस इज ऑल्सो रिडक्शन वे ऑफ रिड्यूसिंग दिस, क्योंकि एक और होती है मैग्नीशियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं मैग्नीसाइट, और मैग्नीसाइट ब्रेक करके हमको देती है MgO प्लस CO2 कैल्सिनेशन, और इसी MgO का फिर हम लोग कार्बन रिडक्शन कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स अपने ऑप्शन more appropriate single correct iron, if we have more than 1 option then magnesium also obtained। so iron के लिए coke use करते हैं, but chief reducing agent of for iron is carbon monoxide,
बट दैट जनरेट्स फ्रॉम कार्बन इटसेल्फ, इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन इज बेसिकली ए थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस। तो थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस अपना कहाँ हो रहा है, लाइक इन ऑप्शन डी। ठीक है, दिस इज योर व्हाट, और ये कौन सा प्रोसेस हो गया, ये कैल्सिनेशन हो गया, कैल्सिनेशन हो गया, ये रोस्टिंग हो गया सल्फाइड ओर्स की। ये ऐसा कुछ नहीं है अपने पास, ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया, और ये भी इस तरह के ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। तो मेटलर्जी के लिए रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन जो दो केमिकल मेथड है, दिस इज योर कैल्सिनेशन वेयर कार्बोनेट ओर डिकम्पोजेस। नेक्स्ट लिखें, सी ऑन पासिंग और हीटेड निकल गिव्स। तो हमें मालूम है कि निकल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए, मॉन्ड्स प्रोसेस। और मॉन्ड प्रोसेस में निकल रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड, 4 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस at temperature around 50 to 60 degrees Celsius and forms a complex or metal carbonyl NiCO4. So B is the right answer. Next देखिए students, which of the following process represents equation this? तो ये equation जो है TiI2 and TiI4 का decomposition, ये है वेपर फेज रिफाइनिंग, और इसी को क्या बोलते हैं, वैन आर्कल मेथड। ये लगभग 250 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ये लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रोसेस अप्रॉक्सीमेटली। और इस तरह का सारी कहानी किसके लिए होती है, वैन आर्कल मेथड और जोन वैन आर्कल मेथड या वेपर फेज रिफाइनिंग के लिए होती है। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन द मिनरल हीमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। सो हीमेटाइट is Fe2O3 and magnetite is Fe3O4 जो कि एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। There is FeO and F dot Fe2O3। तो यहां पे देखें बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भी है, और है यहाँ पे +2 भी है और +3 भी है। तो देखें बच्चों, इसमें हीमेटाइट में हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 इन हीमेटाइट एंड 2 and 3 इन मैग्नेटाइट। डी इज द राइट आंसर। मैग्नेटाइट इज ए मिक्स्ड ऑक्साइड, आयरन की मिक्स्ड ऑक्साइड है, एंड बोथ आर मैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट देखें बच्चों, मैच दी मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर इन कॉलम 1 विद ओर इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे किसका, मैग्नेटिक ओर का, जो कि क्रोमाइट है। दिस इज क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर इज, व्हाट इज बेसिक फॉर्मूला ऑफ क्रोमाइट ओर, FeO डॉट Cr2O3, ये मैग्नेटिक है। फिर फ्रोथ फ्लोटेशन किसका करेंगे, सल्फाइड ओर का करेंगे, Ag2S का। ग्रेविटी सेपरेशन किसका करेंगे, फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है, इस तरीके से। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, एक्स का अपने पास क्या ऑप्शन आएगा, बी। एक्स का बी हो गया और वाई का ए हो गया। तो एक्स का बी, वाई का ए, और थर्ड हमारे पास सिलिकेट ओर है। तो ग्रेविटी सेपरेशन करेंगे, ठीक है। और जिस ज़्यादातर सिलिकेट ओर में तो ये ही है सिलिकेट आयन, और सिलिका भी एसोसिएटेड होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ सिलिका SiO2 इज एसोसिएटेड, जो कि ग्रेविटी सेपरेशन या लेविगेशन में वो भी वॉश आउट होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर। तो मैलाकाइट इज ए ओर, जैसा हमने बताया था। मैलाकाइट इज बेसिकली बेसिक कॉपर कार्बोनेट, दैट इज CuCO3 dot CuOH whole twice, basic copper. Calamine is zinc carbonate. Calamine is what बोलो, zinc carbonate. Cerussite is lead carbonate. स्टिलाइट एक एलॉय है।
स्टिलाइट बच्चों बेसिकली एक एलॉय है, एंड दैट इज एलॉय ऑफ कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन एंड कार्बन। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? सी इज द राइट आंसर। होपफुली आप लोग को मेटलर्जी में आप लोगों को कुछ एलॉयज की लिस्ट दी जाती है, तो वो भी बच्चों आप लोग याद करिएगा। जैसे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एलॉयज जो हम लोग डिस्कस करते हैं, लाइक सोल्डर विच इज एलॉय ऑफ टिन एंड लेड, ठीक है। फिर हम लोग बोलते हैं ब्रास, दैट इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। फिर बोलते हैं ब्रॉन्ज, दैट इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। फिर बोलते हैं जर्मन सिल्वर, दैट इज एलॉय ऑफ निकल, कॉपर, जिंक। तो कुछ एलॉयज हैं, ठीक है, जिनको आप लोग को ध्यान रखना है। एक बहुत कॉमनली यूज करते हैं रोल्ड गोल्ड, दैट इज एलॉय ऑफ व्हाट? कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ओके स्टूडेंट्स, जैसे जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं है, वैसे ही रोल्ड गोल्ड इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, उसमें गोल्ड नहीं है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, तो ये कुछ लिस्ट है, ध्यान रखिएगा बच्चों इसको। नेक्स्ट देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? निकल फॉर्म्स NiCO4, ये हम लोग देखते हैं वैन आर्कल मेथड, या उसी को हम लोग कभी कभी बोलते हैं मॉन्ड्स प्रोसेस। मॉन्ड्स प्रोसेस में निकल रिएक्ट विद 4 molecules of carbon monoxide and forms NiCO4, इस तरह से। यानी फर्स्ट ऑप्शन इज ओके। ऑल द ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स मोनोमेटेलिक कार्बोनिल, ये गड़बड़ स्टेटमेंट है। कई सारे पॉलीन्यूक्लियर होते हैं, लाइक Mn2CO10, लाइक CO2CO8, लाइक Fe3CO12। तो मोनोमेटेलिक कार्बोनिल, यानी ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और कार्बोनिल्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन मेटल, इट्स ओके। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस, दिस इज ऑल्सो ओके। तो अपनी इनकरेक्ट चुनना था, तो यही स्टेटमेंट हमारे लिए क्या हो गई? इनकरेक्ट हो गई, ठीक है। हमेशा जरूरी नहीं कि मोनोमेटेलिक कार्बोनिल ही बने, पॉलीन्यूक्लियर या पॉलीमेटेलिक कार्बोनिल भी बन सकते हैं। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ NiCO4 एंड सब्सिक्वेंट डिकम्पोजिशन ऑफ दिस मेक्स बेसिस ऑफ मॉन्ड प्रोसेस। तो टेम्परेचर रेंज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, T1 T2। पहले केस में जो है हम लोग 50 to 60 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, और फिर ले लेते हैं 250 डिग्री सेल्सियस के आसपास और 230 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इसलिए ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये रेंज जरूर ध्यान रखिएगा। जनरली रेंज तो 50 to 60 होती है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे ध्यान रखना है। और ये जनरली रेंज 250 to 260 हो जाती है, लेकिन क्लोजेस्ट ऑप्शन अपने जो है दैट इज 50 and 230। ये एक्चुअल है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग लगभग जो है 230 डिग्री सेल्सियस इसके आसपास क्या करेगा, ये डिकम्पोज कर जाता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज मॉन्ड प्रोसेस, दैट इज वेपर फेज रिफाइनिंग या वैन आर्कल मेथड फॉर प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ निकल। नेक्स्ट देखें बच्चों, मैच द कॉलम 1 प्रोसेस विद कॉलम सेकंड। कॉलम 1 डाउन सेल, जैसे बच्चों आप लोगों को पता है कि डाउन सेल इज यूज्ड फॉर, बोलो, दिस इज यूज्ड फॉर extraction of sodium by electrical reduction of fused rock salt। तो डाउन सेल बोल देते हैं, कभी कभी डाउन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये मेटलर्जी में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। नाउ डाउस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम फ्रॉम सी वाटर, दिस इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम, डाउ प्रोसेस। हॉल्स-हेरॉल्ड्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना इन मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रिकल रिडक्शन of alumina in metallurgy of aluminium, जहां पे fused Al2O3। तो हम लोग क्या क्या बोलेंगे सारे प्रोसेस को अगर देखें, तो डाउन सेल में हम लोग यूज करते हैं NaCl एज ए मेन इलेक्ट्रोलाइट, कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड जस्ट टू लोअर मेल्टिंग पॉइंट। सो इसका तो ऑप्शन हो गया अपना कौन सा, Z, ठीक है। नाउ डाउस प्रोसेस फॉर मैग्नीशियम के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ्यूज्ड मैग्नीशियम क्लोराइड फाइनली इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए अपने पास क्या हो जाएगा, W
ठीक है। और फिर है अपने पास हॉल्स हेरॉल्ड्स। तो हॉल्स हेरॉल्ड्स में क्या यूज करते हैं बोलो, एक्स दैट इज इलेक्ट्रोलाइट इज दिस यूज्ड, एंड मॉइसन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लोरीन, जिसमें हम लोग वाई यूज करते हैं। तो अपने पास हो गया ZWXY, ये अपने पास ऑप्शन हो गए हैं। फर्स्ट का Z, तो ए इज द राइट आंसर, ZWXNY, फोर्थ का Y। मॉइसन प्रोसेस बच्चों ध्यान रखना कि मॉइसन के बारे में ये मॉइसन दो जगह वर्ड यूज किया जाएगा बच्चों पूरे मेटलर्जी के रेफरेंस में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। मॉइसन वर्ड दो जगह यूज किया जाएगा। मॉइसन प्रोसेस, मॉइसन एक साइंटिस्ट है, एक तो एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरॉन में इसको यूज करेंगे, बोरॉन का एक्सट्रैक्शन या बोरॉन का प्यूरिफिकेशन। एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरॉन और प्यूरिफिकेशन में बोरॉन अगर है अपने पास B+I2, दिस इज वैन आर्कल मेथड। पहले तो बना देगा Bi3, फिर इसको हायर टेम्परेचर पे T1 T2 वेयर T2 मोर देन T1 टंगस्टन फिलामेंट पे इसको डिकम्पोज कर देते हैं, तो इट गिव्स B+I2 एंड दिस फॉर्म ऑफ बोरॉन इज कॉल्ड एज मॉइसन बोरॉन। एक तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे मॉइसन वर्ड बोरॉन के रेफरेंस में, वैन आर्कल मेथड, दिस इज वैन आर्कल मेथड। ये क्या हो गया बोलो, दिस इज वैन आर्कल मेथड। ये बोरॉन मिलने का भी तरीका है, और अगर बोरॉन आ गया है तो उसके प्यूरिफिकेशन का भी तरीका है। और दूसरा अपने पास है कि फ्लोरीन। फ्लोरीन आपको मालूम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे आता है बच्चों। फ्लोरीन का एक्सट्रैक्शन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेज ऑलमोस्ट ऑल मटेरियल, ऑल मेटल, नॉन मेटल, जो भी सब कुछ को ऑक्सीडाइज करता है। इवन गोल्ड, प्लेटिनम जो कि वो भी फ्लोरीन से अटैक होते हैं। तो फ्लोरीन एटम डिस्कवर होने के बाद लगभग 120 ईयर्स बच्चों लगे कि एक ऐसा कंटेनर बनाने में जिसके अंदर हम बोल सकें कि इस कंटेनर के अंदर फ्लोरीन है। फ्लोरीन एक पेल येलो गैस होती है, हल्के येलो कलर की गैस है। तो मॉइसन वो एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक ऐसा मटेरियल बनाया बच्चों, जिससे कि क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल जो फ्लोरीन से अटैक ना हो पाए, इसको डिस्कवर करने में इतना समय लग गया। एंड दैट मटेरियल इज मेड अप ऑफ एन एलॉय ऑफ प्लेटिनम एंड इरिडियम। मालूम है प्लेटिनम भी नट मटेरियल है, इरिडियम भी है, लेकिन प्योर प्लेटिनम, प्योर इरिडियम अटैक हो जाते हैं। तो इसमें सब कुछ इसी से बना है। इसके ये ढक्कन जितने हैं, क्लोज लिड स्विच, सारे के सारे जो है इसी से बने हुए हैं। इलेक्ट्रोड, और फिर इसको एनोड और कैथोड से कनेक्ट किया, और इसी में ले लिया क्या, फ्यूज्ड KHF2। और KHF2 आपको ब्रेक करके क्या देगा, KHF2 विल ब्रेक टू गिव K+H++2F-। तो एट कैथोड क्या रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स, इट इज H+ दैट डिस्चार्जेस गिविंग हाफ H2। और एट एनोड क्या रिएक्शन आएगी, एट एनोड फ्लोराइड आयन ही जाएगा और हाफ F2 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इधर से ओपनिंग कर देंगे तो फ्लोरीन निकलेगा, और इधर से ओपनिंग कर देंगे, सॉरी इधर से करेंगे तो हाइड्रोजन निकलेगा। यहाँ से कैथोड से क्या निकलेगा, एक तरफ से हाइड्रोजन गैस, और एनोड से निकलेगा अपना फ्लोरीन गैस F2। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मॉइसन, जहां फ्यूज्ड KHF2 इज यूज्ड। ध्यान रखिएगा, दो कॉन्टेक्स्ट में मॉइसन है इन मेटलर्जी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। मैग्नेटाइट इज एन ओर ऑफ मैंगनीज, गलत है। मैग्नेटाइट इज ए ओर ऑफ आयरन। पायरोलुसाइट इज ए ओर ऑफ लेड, इट इज अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट। पायरोलुसाइट इज ए ओर ऑफ मैंगनीज, दैट इज MnO2। MnO2 ओर है पायरोलुसाइट। सिडीराइट इज कार्बोनेट ओर, ये सही है। सिडीराइट क्या हो जाएगी, फेरस कार्बोनेट इज सिडीराइट। FeS2 इज कॉल्ड एज रोल्ड गोल्ड। FeS2 इज नॉट रोल्ड गोल्ड, इट इज फूल्स गोल्ड। फूल्स गोल्ड। करेक्ट स्टेटमेंट, सिडीराइट इज FeCO3, फेरस कार्बोनेट। और रोल्ड गोल्ड तो एक एलॉय होता है, अभी हमने बताया था। रोल्ड गोल्ड इज एलॉय, रोल्ड गोल्ड
इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। इस तरीके से सी इज द राइट आंसर। An ore containing impurity of FeCr2O4 is concentrated. FeCr2O4 is chromite ore. FeCr2O4 जो है इस ओर को बोलेंगे क्रोमाइट ओर। इट इज FeO.Cr2O3 और ये मैग्नेटिक इन नेचर है। सो दिस इज मैग्नेटिक ओर। ये FeO आ गया, दिस FeO मेक्स इट मैग्नेटिक। सो दिस इज सेपरेटेड बाय व्हाट बोलो? मैग्नेटिक सेपरेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका प्राइम मेथड है। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 1800 2121 799।